हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारा चैप्टर नंबर 36 क्रोमोसोमल एब्रेशन इन ह्यूमन चल रहा है बेटा, और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लिंकेज चल रहा है। कल हमने जो है लिंकेज थ्योरी पढ़ी थी, उसके अलावा हमने सहलग्नता की वंशागति के बारे में भी बात की थी कि जो सहलग्नता की वंशागति है वो दो प्रकार की होती है। लिंग सहलग्नता की वंशागति, एक्स सहलग्न वंशागति और वाई सहलग्न वंशागति, जिसमें से हमने एक्स सहलग्न वंशागति जो है वो स्टडी कर ली थी। आज अपना है वाई सहलग्न वंशागति। हमने बात की थी बेटा कि जो लिंग सहलग्न वंशागति जो होती है उसमें क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों पर कुछ कायिक लक्षणों के जीन भी पाए जाते हैं, और ये जो कायिक लक्षणों के जीन होते हैं ये लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले अन्य जो जीन हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन जीनों के साथ अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो इसे लिंग सहलग्न वंशागति कहा जाता है। और ऐसे जीनों को जो कि एक साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो रहे हैं ऐसे जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं, और ऐसे लक्षण जो कि इन जीनों के द्वारा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं उन्हें सहलग्न लक्षण कहा जाता है। तो कल हमने देखा था कि एक्स सहलग्न वंशागति जो है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है बेटा, उसके कुछ हमने उदाहरण देकर के एक्सप्लेन किया था। हीमोफीलिया, वर्णांधता का हमने एग्जाम्पल लिया था कि किस तरह से हीमोफीलिया जो है उसका अप्रभावी जीन जो है एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है तो उससे हीमोफीलिया रोग होता है, और किस तरह से वर्णांधता का अप्रभावी जीन जो है वो भी एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है तो उससे वर्णांधता रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं बेटा। आज अपना जो टॉपिक है वो है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी वाई लिंग सहलग्न वंशागति। तो देखो बेटा, एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं, ये वाई गुणसूत्र जो है ये किस में पाया जाता है बेटा, नर में पाया जाता है। मादा में दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है, ये नर में पाया जाता है। तो इस वाई गुणसूत्र के ऊपर कुछ कायिक लक्षणों के जीन भी पाए जाते हैं। तो जिन कायिक लक्षणों के जीन वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये जीन वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अन्य जो जीन हैं जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं उन जीनों के साथ ही ये अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। तो इसलिए इन जीनों को हम क्या कहेंगे बेटा, वाई सहलग्न वंशागति। क्या कहेंगे, वाई सहलग्न वंशागति कहा जाएगा, क्योंकि ये जो जीन है कायिक लक्षणों के जो जीन हैं, ये कायिक लक्षणों के जीन किसके ऊपर पाए जा रहे हैं बेटा, वाई जीन गुणसूत्र के ऊपर पाए जा रहे हैं। और वाई गुणसूत्र के ऊपर इन कायिक लक्षणों के जीन के अलावा अन्य जीन भी मिलेंगे, और उन जीनों के साथ ये एक साथ अगली पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, वंशानुगत हो रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे, वाई सहलग्न वंशागति कहेंगे। और इन जीनों को क्या कहा जाएगा बेटा, सहलग्न जीन कहेंगे। और इन जीनों के द्वारा जिन लक्षणों का वहन किया जा रहा है वो लक्षण क्या कहलाएंगे बेटा, सहलग्न लक्षण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। ये जो वाई सहलग्न वंशागति जो होती है ना बेटा, ये वंशागति नर से नर में होती है, यानी पिता से पुत्र में जाएगी और पुत्र से पौत्र के अंदर जाएगी। इस तरह से ये नर से नर में जाती है, नर से नर में ये वंशागति होती है। क्यों होती है, क्योंकि वाई जो गुणसूत्र है वो केवल किसमें पाया जाता है बेटा, नर में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। इसलिए वाई सहलग्न वंशागति जो है वो नर से नर के अंदर होती है, यानी पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में। तो इस तरह की जो वंशागति होती है उस वंशागति को कहते हैं बेटा होलेंड्रिक वंशागति। क्या कहा जाता है, होलेंड्रिक वंशागति। कल हमने एक्स सहलग्न वंशागति के बारे में पढ़ा था कि कभी भी एक्स सहलग्न वंशागति जो है वो पिता से पुत्री में नहीं जाती, तो फिर कैसे जाती है बेटा, एक्स सहलग्न वंशागति जो है वो पिता से किसमें जाती है, पहले पिता से किसमें जाएगी, पुत्र में जाएगी, और फिर किसमें जाएगी बेटा, पौत्री के अंदर जाती है। ठीक है, कभी भी जो है एक्स सहलग्न वंशागति जो है वो पिता से
कारण है, एक्स गुणसूत्र के कारण है। इसलिए कभी भी पिता से पुत्र में एक्स सहलग्न वंशावली नहीं होती है। तो फिर किससे होगी बेटा? पिता से पुत्री में जाएगी और पुत्री से किस में जाएगी बेटा? पौत्र के अंदर जाती है, नाती के अंदर जाती है। और इस तरह की वंशावली को हमने क्या नाम दिया था बेटा? क्रिस क्रॉस वंशावली। तो एक्स सहलग्न वंशावली जो होती है वो किस प्रकार की होती है? क्रिस क्रॉस वंशावली होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक्स सहलग्न वंशावली में कभी भी इन गुणों की जो वंशागति हो रही है कभी भी पिता से पुत्र में नहीं होती है, क्योंकि ये जीन किस पर लगे हुए हैं बेटा? एक्स गुणसूत्र पर लगे होते हैं। और पिता से पुत्र को हमेशा वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है। तो इनकी वंशागति पिता से पुत्र में ना होकर के पिता से पुत्री में होगी, पुत्री से फिर नाती के अंदर जा सकती है, उसके बच्चे के अंदर जा सकती है। तो इस तरह की जो वंशागति होती है उसे कौन सी कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ये एक्स सहलग्न वंशागति में पाई जाती है, लेकिन वाई सहलग्न वंशागति के अंदर नर से नर के अंदर जाती है, यानी पिता से पुत्र में और पुत्र से पौत्र में जाती है। और इस तरह की वंशागति जो है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में इसे कोलेंड्रिक वंशागति कहा जाता है। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं वाई सहलग्न वंशागति के, जैसे हाइपरट्राइकोसिस की वंशागति। किसकी वंशागति? हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या है बेटा? ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, यानी बॉडी के ऊपर अनावश्यक बाल जो है उनकी क्या होने लग जाती है? ग्रोथ होने लग जाती है। चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर जो है लंबे लंबे बाल निकल आते हैं, तो इसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। इस हाइपरट्राइकोसिस की जो वंशागति होती है वो कौन सी होती है बेटा? वाई सहलग्न वंशागति होती है। इसके अलावा कर्ण पल्लवों पर बड़े बड़े रोम आपने नरों के अंदर देखा होगा। जो जेंट्स जो होते हैं उनके जो कान जो होते हैं, उनके जो पल्लव हैं, कर्ण पल्लव जिसको अपन कहते हैं, वहां पर बड़े बड़े बाल देखने को मिलते हैं। सभी के नहीं होते, कुछ के होते हैं। तो ये जो वंशागति हो रही है कर्ण पल्लवों पर बड़े बड़े रोम की, ये कौन सी वंशागति है बेटा? वाई सहलग्न वंशागति होती है। तो आपने देखा होगा कि लेडीज के अंदर इस तरह की बाल जो है कर्ण पल्लवों पर नहीं पाए जाते, जेंट्स में ही पाए जाते हैं। वो इसीलिए पाए जाते हैं बेटा क्योंकि इनकी वंशागति जो होती है, इनके लिए जो जीन होते हैं वो जीन कौन से गुणसूत्र पर लगे होते हैं? वाई गुणसूत्र पर लगे होते हैं और वाई सहलग्न वंशागति प्रदर्शित करते हैं। इसलिए पिता से पुत्र में और पुत्र से पौत्र में ये जाते हैं। तो ये थी बेटा वाई सहलग्न वंशागति। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक आता है बेटा जीन विनिमय। मैंने पहले भी आपको जीन विनिमय के बारे में बताया है कि जीन विनिमय क्या होता है। आज यहाँ हम जीन विनिमय के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं बेटा। तो जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय जो होता है बेटा, ये युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है, उस अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय की क्रिया होती है। क्या कहा हमने? कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, तो युग्मकों का जो निर्माण होता है बेटा, ये कौन से विभाजन से होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन से। और अर्धसूत्रीय विभाजन में जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जैसे एक ये गुणसूत्र है, देखो बेटा आपने 11वीं क्लास के अंदर गुणसूत्र की संरचना पढ़ी होगी कि प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। कितने अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है? दो अर्ध गुणसूत्रों। इन अर्ध गुणसूत्रों को क्रोमेटिन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको? क्रोमेटिन भी कहा जाता है। तो प्रत्येक जो गुणसूत्र है वो दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अर्ध गुणसूत्र या क्या कह सकते हैं बेटा? क्रोमेटिन भी इनको कहा जाता है। और ये दोनों अर्ध गुणसूत्र एक बिंदु के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है इसको? सेंट्रोमियर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमने इसकी संरचना देखी। अब जैसे इस गुणसूत्र के ऊपर ए जीन उपस्थित है, तो ये एक ही गुणसूत्र है, इसलिए इसके समान लोकस पर एक ही जीन रहेगा। अब इसका दूसरा समजात जो गुणसूत्र है, उस पर इस जीन
यहाँ पर भी इसका दूसरा विकल्प भी यहाँ पर उपस्थित होता है। ऐसे गुणसूत्रों को बेटा कहा जाता है समजात गुणसूत्र, जो आकार एवं आकृति में क्या हो बेटा समान हो और उनके समान लोकस पर समान जीव उपस्थित हो, उन गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है समजात गुणसूत्र। क्या कहते हैं समजात गुणसूत्र इनको कहा जाता है। एक गुणसूत्र की जो दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं, एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा सिस्टर क्रोमेटिड। एक गुणसूत्र है, इसके ये दोनों क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। और दो भिन्न गुणसूत्रों या हम कहें कि समजात गुणसूत्रों के अलग अलग जो क्रोमेटिड हैं, जैसे इस गुणसूत्र का ये क्रोमेटिड, इस गुणसूत्र का ये क्रोमेटिड, तो समजात गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो कहलाते हैं बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाते हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन जब होता है बेटा, तो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट स्थिति आती है, प्रोफेज फर्स्ट आपने पढ़ा होता है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो उसका केंद्र जो है वो दो चरणों में विभाजित होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है उसकी विभिन्न अवस्थाओं को हम क्या कहेंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। और जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है उसे क्या कहा जाता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो हम बात कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट की। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण के समय, तो उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिंग अवस्था में, कौन सी प्रावस्था में पैकेटिंग प्रावस्था के अंदर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, दोनों समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्रीय खंडों का क्या होता है आदान प्रदान होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये समजात गुणसूत्र है, दोनों क्या है समजात गुणसूत्र है, यही वाली स्थिति है। लेकिन इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, एक इस गुणसूत्र का क्रोमेटिड और एक इस गुणसूत्र का क्रोमेटिड, इनके मध्य में गुणसूत्रीय खंडों का क्या होता है बेटा आदान प्रदान होता है। अब ये जो देखिए यहाँ पर ये जो गुणसूत्रीय खंड है इस क्रोमेटिड का, वो टूट करके इस क्रोमेटिड से जुड़ जाएगा और इस क्रोमेटिड का जो गुणसूत्रीय खंड है वो टूट करके इस क्रोमेटिड से जुड़ जाता है। तो इस तरह से गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान जो होता है उसे कहते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं और इनके गुणसूत्रीय खंडों का क्या हो रहा है आदान प्रदान होता है। अब जब गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है तो प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकेटिन अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था आती है डिप्लोटीन अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था में ये जो संरचना है गुणसूत्रीय खंडों का जहां आदान प्रदान हुआ है बेटा, वो जो संरचना है वो एक क्रॉस के रूप में दिखाई देती है। किसके रूप में दिखाई देती है बेटा क्रॉस के रूप में दिखाई देती है। इसके ऊपर इसका खंड आ गया और इसके ऊपर इसका खंड चला गया, ऐसे ही इसके ऊपर इसका खंड आ गया और इसके ऊपर इसका खंड आ गया। अब ये जो क्रॉस रूपी स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पर, इसको बोलते हैं काइज मेटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको काइज मेटा। ठीक है, तो जब काइज मेटा होता है यानी क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉस रूपी जो संरचना बनी वो क्या कहलाई काइज मेटा कहलाई। अब ये दोनों गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होने के बाद दोनों नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं जिनके मध्य गुणसूत्रीय खंडों का क्या हुआ है आदान प्रदान हुआ है, ये एक दूसरे से क्या हो जाती है बेटा अलग अलग हो जाती हैं और अलग अलग होकर के इस तरह से युग्मक के अंदर जो है
के समान बनेंगे, और जो दो युग्मक बनेंगे बेटा उनमें क्या होगा, पुनर्योजन होगा। उनके अंदर क्या होगा बेटा, पुनर्योजन होगा। ये जो युग्मक बने हैं तो ये तो कैसे होंगे, पुनर्योजित होंगे, यानी इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, गुणसूत्रों का आदान प्रदान हो चुका है। तो इस तरह के जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे बेटा, पुनर्योजित होंगे। क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, पुनर्योजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो युग्मक जो हैं वो कैसे हैं, पुनर्योजित युग्मक हैं, और दो युग्मक जो बने हैं बेटा उनकी संरचना, उनकी गुणसूत्रीय संरचना जो है वो पैतृक गुणसूत्र के समान होती है। ठीक है, तो इस तरह से जब युग्मकों का निर्माण होता है तो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा दो समजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, जिसे जीन विनिमय कहा जाता है, और इसे हम पुनर्योजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होने के बाद उनका पुनर्योजन होता है। यानी एक जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसका खंड टूट करके दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है, और इससे जो क्रॉस की संरचना बनती है इसको कालिज बेटा कहा जाता है। ठीक है, और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से बेटा युग्मकों में, या हम कहें कि उन युग्मकों के निषेचन से बनने वाली संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और यहाँ देखिए ये जो पुनर्योजित युग्मक बने हैं, जब ये पुनर्योजित युग्मकों में निषेचन होगा तो इनसे बनने वाली संतति जो है वो पैतृक, यानी अपने पैतृक गुणों से क्या होगी, वो थोड़ी भिन्न प्रकार की होती है। और यही वजह है कि हम जो है एकदम हूबहू अपने माता पिता की कॉपी ना होकर के हमारे अंदर भी कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये विभिन्नताएं किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है बेटा, पुनर्योजन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं विभिन्नताओं की वजह से प्रकृति में विकास होता है। जैसे कि आदि मानव जो है और जो आधुनिक मानव है उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। तो आदि मानव से आधुनिक मानव का जो विकास हुआ है वो विकास इसी वजह से हुआ है, क्रॉसिंग ओवर पुनर्योजन होने की वजह से धीरे धीरे उसके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती गई और आधुनिक मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि ये जो जीन विनिमय है ये कितने प्रकार का होता है। जीन विनिमय 3 प्रकार का होता है बेटा। एकल जीन विनिमय, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, अगर जीन विनिमय की क्रिया केवल एक ही स्थान पर हो, अगर जीन विनिमय की क्रिया केवल एक ही स्थान पर हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा, एकल जीन विनिमय। और अगर जीन विनिमय की क्रिया 2 स्थानों पर हो, कितने स्थानों पर हो, 2 स्थानों पर हो, जैसे ये 2 गुणसूत्र हैं, एक जीन विनिमय यहाँ हो गया, एक जीन विनिमय यहाँ हो गया। तो ये जो जीन विनिमय जब 2 स्थानों पर होता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, दोहरा जीन विनिमय। और बहु जीन विनिमय, जब जीन विनिमय की क्रिया जो है वो 2 से अधिक स्थानों पर, अगर एक स्थान पर जीन विनिमय हो रहा है तो एकल जीन विनिमय, अगर जीन विनिमय गुणसूत्र में 2 स्थानों पर हो रहा है तो दोहरा जीन विनिमय, और अगर जीन विनिमय 2 से अधिक स्थानों पर हो रहा है तो बेटा उसको क्या कहा जाएगा, बहु जीन विनिमय। ये जो जीन विनिमय है बेटा ये गुणसूत्र की भुजाओं पर भी निर्भर करता है। गुणसूत्र की भुजाएं जितनी ज्यादा लंबी होंगी उनमें जीन विनिमय उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जीनों के बीच की दूरी अगर ज्यादा है तो जीन विनिमय अधिक होगा और संलग्नता कम पाई जाएगी, और अगर जीनों के बीच की दूरी कम है तो संलग्नता अधिक होगी और जीन विनिमय कम होगा। तो जीन विनिमय एक तरीके से संलग्नता जो होती है उसको कम करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक जीन